आज की ये मोहब्बत भरी कहानी खुशी और करण के नाम है। जब दो अजनबी लोग एक रिश्ते में बंधे हैं तो दोनों की सोच और एहसास एक दूसरे से बिल्कुल अलग होते हैं। खुशी और करण की सोच में ज़मीन आसमान का फ़र्क था। एक तरफ करण बेहद रोमांटिक और जज्बातों से भरा हुआ नौजवान था, तो दूसरी तरफ खुशी बिल्कुल मासूम और भोली भाली सी लड़की थी। तो चलिए शुरू करते हैं इनकी कहानी। तुम इतनी हसीन हो कि मेरा जी नहीं भरता। यकीन मानो अगर तुम जान जाओ कि कल रात मैंने तुम्हारी तस्वीर को देखकर कैसी हरकत की तो तुम शर्म से लाल हो जाओगी। इसी के साथ ही करण की हंसी मेरे कानों के हदों से टकराई, मेरे कानों की लौ तक लाल हो गई। मैंने मोबाइल को कान से हटाकर बिस्तर पर रख दिया और गहरी गहरी सांसें लेने लगी। ये करण कैसी बातें कर रहा था? उसने कल रात मेरी तस्वीर को देखकर क्या किया है, ये सोचकर ही मेरी हालत बिगड़ने लगी थी। खुशी खुशी जवाब तो दो, क्या सो गई? अरे मैंने तो अभी कुछ बताया भी नहीं, इतनी सी बात पर तुम लाल टमाटर हो रही हो। करण एक बार फिर मुस्कुराया था। जबकि मैंने करण को बार बार अपना नाम पुकारते सुना तो मैंने कांपते हाथों से फ़ोन दोबारा आया और कहने लगी, करण प्लीज़ मुझसे ऐसी बातें मत किया करो, मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं आपकी बीबी थोड़ी हूँ। मेरे चेहरे पर पसीने की बूंदें चमक रही थी। मुझे यूँ महसूस हो रहा था जैसे करण मुझे फ़ोन पर नहीं बल्कि मेरे सामने बैठकर सब बातें कर रहा हो। लेकिन करण अगले ही पल कहने लगा, अच्छा अभी पति नहीं हूँ, लेकिन 2 हफ्ते बाद तो लूँगा ना। तो तुम सिर्फ और सिर्फ मेरी हो। और तुम जानती हो मैंने शुरू से ही ये सोच रखा था कि जब तुम्हारे जैसी प्यारी सी हसीन सी पत्नी मिलेगी तो शादी से पहले ही उसे अपने साथ इतना फ्रेंडली कर लूँगा कि वो मेरे साथ मिलकर हमारी सुहागरात को एंजॉय कर सके। मुझे उसे मनाना ना पड़े बल्कि वो खुद मुझसे रोमांस भरी बातें करे। ये शब्द मेरे कानों में गूंज रहे थे। मेरा दिल इतनी ज़ोर से धड़क रहा था जैसे सीना चीर कर बाहर ही गिर जाएगा। मुझे अब करण पर गुस्सा आने लगा था। मैंने अपना कान से मोबाइल को हटाया और गुस्से से कहने लगी, करण आपको शर्म आनी चाहिए, मेरे साथ ऐसी बातें करते हुए मुझे नहीं करनी है आपसे बात। इतना कहकर मैंने कॉल काट दी और मोबाइल को एक तरफ रख दिया। भले ही करण 2 हफ्ते बाद मेरा पति बनने वाला था, मेरी रूह पर, मेरे वजूद पर सिर्फ और सिर्फ करण का ही हक था और दिल ही दिल में मैं करण को अपना पति मान चुकी थी। लेकिन इसके बावजूद मेरे ये संस्कार नहीं थे कि मैं शादी से पहले ही करण से इस तरह की बातें कर सकूं। मुझे तो करण की नीयत पर भी शक होने लगा था। मैं रोने लगी। बार बार दिल में तरह तरह के ख्याल आने लगे कि कहीं करण मुझसे पहले भी किसी लड़की के साथ ऐसा रिश्ता तो नहीं बना चुका, तभी तो उसे इतना सब कुछ मालूम है और अब वो मुझे भी तेज तर्रार बनाने की बातें कर रहा है। ये सोचकर सच में मेरी आंखों में आंसू बह निकले थे। तभी करण की कॉल फिर से आने लगी। 2-3 बार तो मैंने कॉल काट दी, लेकिन बार बार जब फ़ोन बजने लगा तो मैंने कॉल उठा ली। लेकिन जो कुछ करण ने बोला उसे सुनकर मेरे ऊपर पैरों तले से ज़मीन ही खिसक गई, क्योंकि करण को मेरे घर वालों ने ही पसंद किया था। लड़का अमीर था, अच्छे ख़ानदान से था, यही वजह थी कि मेरे माँ बाप को भी वो पसंद आ गया। भले ही ज़माना काफ़ी आगे निकल गया, मॉडर्न हो गया, लेकिन हमारे घर में आज भी वही रीति रिवाज चल रहे थे। मुझे मेरी माँ ने करण की तस्वीर दिखाई थी। मैंने एक नज़र में ही उसे देखा और फिर शर्मा कर अपना चेहरा हाथों में छुपा लिया। मुझे इस रिश्ते से कोई एतराज़ नहीं था। यूँ मेरा और करण का रिश्ता तय हो गया। मेरे तो दिल और दिमाग में सिर्फ और सिर्फ करण की वही एक झलक ही घूम रही थी। मेरे दिल में प्यार की चिंगारियां फूटने लगी। मैं सोचने लगी कि शादी के बाद मैं करण के साथ बैठकर चाय पिया करूंगी, उसे अपने पूरे दिन के बारे में बताया करूंगी, उसके साथ लॉन्ग ड्राइविंग पर जाऊंगी, फिर उसके कंधे पर सर रखकर ढेर सारी बातें करूंगी। मैंने करण से बात तो नहीं की थी, लेकिन जब तस्वीर में उसे देखा तो मुझे वो काफ़ी सीधा साधा और शरीफ लगा, बिल्कुल मेरे ही मिजाज का। मैं तो शुरू से प्रार्थना करती आई थी कि मेरी शादी ऐसे शख्स से हो जो मुझे समझता हो, मेरी ही तरह का हो। मुझे रोमांटिक लोग और हर वक्त हंसते खिलखिलाते लड़के बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते थे। मुझे ऐसे लड़कों से चिढ़ होती थी जो हर लड़की पर लाइन मारे और मैं फ्रेंडली होने की कोशिश करें। सगाई पर हम और करण एक साथ नहीं बैठे थे। मेरे ससुराल ने मेरी सास ससुर और एक नंद थी।
जो मुझसे छोटी थी। मेरी एक बड़ी बहन थी जो शादीशुदा थी। मेरी ननद अभी मैट्रिक कर रही थी। सगाई के कुछ रोज बाद मेरे लिए वो कुछ शगुन लेकर मेरे घर आए तो मैं उस वक्त अपने कमरे में थी। जब मेरी ननद धड़ल्ले से कमरे का दरवाज़ा खोलकर अंदर चली आई और आते ही मुझे अपने गले से लगा लिया। मैं भी अपनी ननद को गले लगने के बाद उसे उसका हाल चाल पूछने लगी। कुछ देर हम सब साथ बैठकर बातें करते रहे और फिर जब मेरी ननद घर वापस जाने लगी तो बहाने से मुझे एक तरफ ले गई और अपने पर्स से एक नंबर निकाल कर दिया। वो नंबर देखकर मैंने कहा, गुड़िया ये किसका नंबर है? तो कहने लगी, किसका होगा? अरे भाभी, आपके होने वाले पति करण भैया का है। जब से वो आपको देख चुके हैं उनकी तो नींदें ही उड़ चुकी हैं। बार बार मुझसे मिन्नतें कर रहे हैं कि किसी तरह मेरी खुशी से बात करवा दो। वो तो आपके दीवाने हो चुके हैं। मुझे सख्ती से अपना नंबर देकर कहा कि आपसे कहूँ कि वो आपसे बात कर ले, वरना बेचारे तो आपकी याद में घुल घुल कर उदास हो जाएंगे। मेरी नंद बड़ी नटखट किस्म की थी। उसकी बात सुनकर मैं थोड़ी सी शर्मा गई। फिर झिझक कर कहने लगी कि हमारे यहाँ शादी से पहले लड़का लड़की बात करना अच्छा नहीं होता। अगर माँ पूछेगी तो मैं क्या कहूँगी? जवाब में मेरी नंद कहने लगी, भाभी आप तो बहुत भोली भाली हो। अरे 100 तरह के बहाने होते हैं और वैसे भी कोई कुछ नहीं कहेगा। आखिरकार मेरे भाई आपके होने वाले पति हैं। यूँ झिझकते हुए मैंने अपना नंबर अपनी नंद को दे दिया। मेरे तो हाथ पांव फूलने लगे थे। न जाने करण मुझसे बात करके क्या कहेगा। जब से गुड़िया मुझे मालूम हुआ कि वो मुझे देखकर दीवाने हो चुके हैं, मेरे लिए तड़प रहे हैं, तो अंदर ही अंदर दिल में मैं खुश होने लगी थी कि मेरी तरह वो भी मुझसे मोहब्बत करते हैं। रात को खाना खाने के बाद जैसे ही मैं कमरे में गई तो मेरे व्हाट्सएप पर एक SMS आया। नंबर अजनबी था। मैंने जब सवाल किया तो कहने लगा, मैं करण हूँ, आपका होने वाला पति। अगर करण मेरे सामने खड़ा होकर मुझसे इस तरह के कहता तो शायद मैं शर्म से नज़र न उठा पाती। मैसेज पढ़कर ही मेरे चेहरे पर हया की लाली छा गई। दिल की तेज हो चुकी थी। उसके बाद मैं और करण कितनी ही देर तक बातें करते रहे। शुरू में तो ये सिलसिला सिर्फ मैसेज तक ही रहा। जब मैसेज पर एक दूसरे से बात करते और फिर करण मुझे कॉल करने को कहने लगे। मैंने कहा, मेरी माँ हर वक्त मेरे पास होती हैं, अगर वो मुझसे पूछेंगी तो क्या जवाब दूंगी? लेकिन फिर वो कहने लगे कि रात को कमरे में तुम अकेली ही होती हो ना, कमरे में जाने के बाद मैं तुम्हें कॉल करूँगा। उस रात तकरीबन 12 बजे का वक्त था जब करण ने कॉल की और पहली बार मैंने करण की आवाज़ सुनी थी। उसकी आवाज़ मेरे कानों में रस घोल देने वाली थी। धीरे धीरे मेरी भी हिचकिचाहट खत्म होने लगी और मैं करण से बातें करने लगी। मुझे करण अभी तक वो बिल्कुल अपना ही हम मिजाज लगा था। यकीन मानिए, मुझे बेइंतहा रोमांटिक और हर वक्त औरत के वजूद को भुने वाले और गलत बातें करने वाले लड़के बिल्कुल भी पसंद नहीं थे। मेरी नज़र में मोहब्बत एक बहुत ही खूबसूरत एहसास था। जब किसी से प्यार हो जाता है तो फिर वजूद कोई माने नहीं। मेरी मोहब्बत भी कुछ ऐसी ही साफ थी। मेरे लिए वजूद का मिल जाना कोई ख़ास अहमियत नहीं रखता था। एक रात जब मैंने करण से बात कर रही थी तो बातों बातों में करण ने पूछा कि आज तुमने क्या पहन रखा है। मैंने उसे बताया कि मैंने गुलाबी रंग का फ्रॉक और चूड़ीदार पजामा पहना है और मेरी चुन्नी सफ़ेद रंग की है। ये सुनते ही करण ने गहरी सांस ली और कहने लगा कि अच्छा, इस ड्रेस में तो तुम कयामत लग रही होगी। ये रंग तुम पर बहुत जच रहा होगा। क्या तुम मुझे अपनी एक तस्वीर नहीं दिखा सकती? मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ। पहले तो मैं थोड़ी सी हिचकी, लेकिन फिर मैंने अपनी एक तस्वीर बनाकर करण को भेज दी। वो कितनी ही देर मेरे हुस्न की तारीफ़ करता रहा, लेकिन उसके बाद ये उसका रोज़ का मामला ही बन गया। एक दिन कहने लगा कि जब तुम मुझे तस्वीर भेजो तो दुपट्टा मत ओढ़ा करो, मैं तो तुम्हारा होने वाला पति हूँ। दुपट्टा उतार कर एक तरफ रख दिया करो और मुझे तस्वीर भेजा करो। अब भला मुझ में ऐसी कैसी शर्म? मुझे ये सब अच्छा नहीं लगता था। मैं तो उन लड़कियों में से थी जो शादी के बाद भी अपने पति होने में बहुत वक्त लेती हैं। एक लंबा वक्त गुजर जाने के बाद ही वे पति से अपनी हया शर्म छोड़ पाती हैं। लेकिन करण तो शादी से पहले ही ऐसा था। बाद में न जाने क्या होता। मैंने बिना दुपट्टे के तस्वीर भेजने से करण को मना कर दिया, लेकिन दिल में ये डर भी पालने लगी कि कहीं करण मुझसे नाराज़ होकर इस रिश्ते से इनकार ही न कर दे। आज के ज़माने में अच्छे रिश्ते मिलना मुश्किल हो गए हैं, ये तो मैं अच्छी तरह जानती ही थी।
मेरे लिए घराने और शरीफ लड़के का रिश्ता आया था, लेकिन बस फ़र्क ये था कि हम गांव में रहते थे जबकि करण शहर से था। उसने अपनी पढ़ाई भी शहर में रहकर पूरी की थी और अब उसका कहना था कि शहर में उसका नया घर बन रहा है। शादी के बाद हम दोनों वहीं रहेंगे। मेरी और करण की कॉल अब वीडियो कॉल में बदलने लगी थी। वो अब मुझसे वीडियो कॉल पर बात किया करता था और कहीं ना कहीं मैं भी ये सब सिर्फ इसलिए कर रही थी कि कहीं करण इस रिश्ते से इनकार न कर दे। दिल ही दिल में मैं करण से ज़्यादा मोहब्बत करने लगी थी। एक रोज़ मैं नहा कर बाहर निकली तो मेरे बाल अभी भी गीले ही थे। मैं उन्हें सुखा ही रही थी कि करण की वीडियो कॉल आने लगी। मैंने कॉल कट कर करण से कहा कि मैं भी नहा कर निकली हूँ, बाल सुखा लूँ, इसके बाद आपसे बात करती हूँ। लेकिन करण कहने लगा कि फिर अब तो ज़रूरी है मैं तुम्हें इसी हालत में देख लूं, कॉल पिक करो, मुझे तुमसे बात करनी है। मुझे शर्माने लगी। मैंने को वीडियो कॉल रिसीव की तो करण मेरा सारा हुलिया देखने लगा। देखने के बाद कहने लगा कि कसम से अगर तुम इस वक्त मेरे पास होती और यूं नहा कर वॉशरूम से निकलती तो मैं तुम्हारी जुल्फ़ों में खो जाता, तुम्हें अपनी बाहों के घेरे में ले लेता और अपनी मोहब्बत की निशानियां तुम्हारे वजूद पर छोड़ देता और तुम अपनी गर्दन छुपाती फिरती। करण की आंखों में खुमारी मुझे साफ नज़र आ रही थी। उसे तो मुझे देखने के बाद एक नशा सा हो गया था। मैंने कहा कि करण आपको शोभा नहीं देती, मैं सिर्फ इसलिए आपकी ये बातें मान लेती हूँ कि कहीं आप गुस्से में आकर रिश्ता न तोड़ दें, वरना मुझे ये सब कुछ करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है क्योंकि आप मुझे ये सब करने पर मजबूर करते हैं। आज तो मैं बिखर उठी थी। ये सब कुछ बोलकर मैंने कॉल काट दी और हाथों में मुंह छुपाकर रोने लगी। आइन उसी वक्त कमरे का दरवाज़ा खुला। मेरी बड़ी बहन हमारे घर आई थी। मुझे रोता देखकर मेरे पास चली आई। मैंने अपनी आंखों में आए आंसुओं को साफ किया और अपनी बहन से मिलने लगी। मैं अपने आंसुओं पर पर्दा डालने की कोशिश बहुत की, लेकिन मेरी बहन कहने लगी कि बताओ क्या हुआ है, क्या करण ने कुछ कहा है। मैंने अपना मोबाइल ही ऑफ कर दिया था। मेरी बहन कहने लगी कि अरे खुशी, क्या पागल हो, दिमाग ठीक है तुम्हारा, इतना अच्छा लड़का भला कौन नाराज कर सकता है। अरे वो तुम्हारा होने वाला पति है, किस बात पर लड़ाई हो गई। देखो अगर करण तुम्हें कुछ कह भी दे तो तुम उसकी बात को नज़रअंदाज करके हाथ आगे बढ़ाया करो। मैंने अपनी आंखों में आए आंसू साफ किए और कहने लगी मुझे करण बहुत पसंद है। मैं उसे देखकर अपने दिल में उसके लिए मोहब्बत भी महसूस होने लगी है, मगर वो मेरे साथ अच्छी बातें नहीं करता, बहुत ज़्यादा रोमांटिक है और आपको तो पता है मेरे मिजाज का मैं कैसी हूँ। मुझे लगा था कि करण मेरी ही आदत का होगा। अरे दुनिया में और भी तो टॉपिक हैं जिन पर बात की जा सकती है, फिर मेरे मना करने के बावजूद में मेरे साथ ऐसी बातें क्यों करता है जो करना मुझे अच्छा नहीं लगता। ये सुनकर मेरी कुछ देर के लिए खामोश हो गई, फिर कहने लगे कि देखो करण तो रहता भी शहर में है, आजकल के लड़के ऐसे ही होते हैं, तुम्हें अपनी आदत को बदल कर अपने पति के मुताबिक ढाल लेना चाहिए। जानती हो माँ तुम्हारे लिए कैसे अपने हाथों से तैयारी कर रही है, हर चीज़ तुम्हारी पसंद की खरीद रही है ताकि तुम खाली हाथ इस घर से न जाओ। अगर तुम्हारी इन्हीं हरकतों की वजह से करण ने कोई सख्त कदम उठा लिया तो फिर क्या होगा। बहन की बातें सुनकर मैं घबरा चुकी थी। मैं कहने लगी कि नहीं, अब ऐसा तो मत कहो, मैं करण से बात करती हूँ। मेरी बहन मेरे कंधे पर हाथ रखकर कहने लगी कि वो तुम्हारा होने वाला पति है, शादी के बाद भी तुम दोनों में एक तरह की बातें करनी है तो फिर अब करने में क्या हर्ज है। क्या बात है जो तुम्हें डराई जा रही है या फिर तुम किसी और को पसंद करती हो। ये बात सुनकर मैं घबरा सी गई थी। कहने लगी कि नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। मैंने करण को फिर कुछ देर बाद बहुत कॉल की, मैसेज किए, लेकिन वो तो शायद मुझसे नाराज़ हो चुका था। जहन में यही डर पनपने लगा कि कहीं वो मुझे छोड़ ही ना दे। उसे रिश्तों की कमी थोड़ी थी, एक से एक अच्छी हसीन रोमांटिक लड़की उसे मिल सकती थी, लेकिन जब मैंने उसे मैसेज किया और सॉरी कहा तो वो मान चुका था। कहने लगा खुशी, तुम्हें अपनी पत्नी मान चुका हूँ और तुम्हें जो कुछ कहता हूँ अपनी पत्नी समझ कर ही कहता हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों तुम मुझसे दूर भागती हो। तुम्हारे वजूद पर सिर्फ और सिर्फ मेरा हक है। मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ, जी भरकर तुम्हारे साथ रोमांटिक बातें करना चाहता हूँ और ये चाहता हूँ कि तुम भी मुझसे हर तरह की बातें करो। मैं धीरे धीरे खुद को बदलने की कोशिश की, लेकिन क्या करती, इंसान की फितरत तो नहीं बदला करती। ये दिन भी पलक झपकते ही गुजर गए और मेरी शादी का दिन आ गए। मेहंदी की रात थी। आज करण और मुझे एक साथ बिठाया गया था। तमाम मेहंदी की रस्में निभाई जा रही थी और मैं तो करण के पास बैठी शर्मा रही थी। तभी मेरी नंद ने एक गाने पर डांस करना शुरू किया। वो अपने भाई को भी उठाकर अब साथ
ले गई। करण भी दूल्हा होने के बावजूद उठकर सामने स्टेज पर गया और नाचना शुरू कर दिया। ये देखकर मुझे करण बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। वो तो दूल्हा था, उसे एहसास होना चाहिए था। बार बार गाने के बोलों के साथ मेरी तरफ इशारा कर रहा था। यहाँ तक तो ठीक था, लोग एंजॉय कर रहे थे, लेकिन करण आगे बढ़ा और फिर मुझे भी ज़बरदस्ती उठाकर स्टेज पर ले गया। वो दोनों बहन भाई मेरे इर्द गिर्द घूम कर नाच रहे थे और मैं सर झुकाए शर्मा रही थी। मुझे करण से इन सब की उम्मीदें बिल्कुल भी नहीं थी। मुझे मैच्योर मर्द पसंद थे, बल्कि सीरियस रहने वाले और रौबदार, जबकि करण ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। हर वक्त चेहरे पर मुस्कान रहती थी, मुस्कुराकर जवाब देता। ऐसा लगता जैसे करण को कभी गुस्सा आता ही नहीं है। मेहंदी की रात भी पूरे 2 घंटे तक मैं करण से बातें करती रही। वो बार बार यही कहता रहा कि कल हमारी सुहागरात है। मेरे जज्बात मेरे सीने में उभर रहे हैं। जब तुम मेरे सामने आओगी तो ना जाने मैं खुद पर कैसे काबू पाऊंगा। मैंने हमारी सुहागरात के लिए बहुत कुछ सोच रखा है। तुम जैसी लड़की को मैं इतनी खुशियां दूंगा, इतना सुकून दूंगा कि तुम खुद ही मुझे खुद से दूर न जाने दोगी। करण की सारी बातें मैं चुपचाप सुनती रही और दिल ही दिल में ये सोचने लगी कि क्या करण को जरा भी एहसास नहीं है कि कल मैं अपना घर, अपने माँ बाप को छोड़ कर आने वाली हूँ। उसने एक बार भी ये नहीं कहा कि वो मुझे खुश रखेगा, मुझे मेरे घर वालों की कमी महसूस नहीं होने देगा। जबकि जब भी ये वो बात करता वही जुनून महसूस होता। ठीक है, मैं उसकी पत्नी बनने वाली थी, लेकिन क्या पत्नी से सिर्फ जिस्मानी रिश्ते ही होते हैं? खैर, मैं तो अजीब सी उलझनों में घिर चुकी थी। अगले दिन मेरी शादी थी। मैं रुखसत होकर करण के साथ शहर जा रही थी। मैं दुल्हन बनकर बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी और करण भी कुछ कम नहीं लग रहा था। सबका कहना था कि हमारी जोड़ी चांद तारों की जोड़ी है। मैं खुश थी, आज मेरी ज़िंदगी की नई शुरुआत होने वाली थी। लेकिन एक अजीब सा डर मेरे दिल में बैठा हुआ था। मेरे जहन में यही बातें गूंज रही थी कि कहीं शादी की पहली रात कभी भी पति को अपनी पत्नी से बात मानने के लिए जोर नहीं देना चाहिए, बल्कि उसे वक्त देना चाहिए जब तक वो एडजस्ट ना हो जाए। मैं दुल्हन बनी घर पहुंच चुकी थी। करण ने मेरा हाथ पकड़ रखा था। कमरे को सजा हुआ देखकर तो मेरी आंखें एक पल के लिए फटी की फटी रह गईं। मेरी धड़कनें तेज हो गई थीं। कमरे में हर तरफ गुलाब के फूल ही फूल थे। कैंडल जलाई गई थी। बेड पर फूलों से खुशी और करण लिखा हुआ था। हल्की हल्की फूलों की खुशबू मुझे बहुत सुकून दे रही थी। इस कमरे में ले जाकर फोटोग्राफर हमसे पोज बनवाने लगा। कभी करण मेरे कमर पर हाथ रखता, कभी मेरे पीछे आकर मेरी गर्दन पर। वो इतने रोमांटिक पोज थे कि मुझे शर्म आने लगी। मैं करण से कहने लगी कि ये कैसी फ़ोटो शूटिंग है, मैं ये तस्वीर अपने माँ बाप को कैसे दिखाऊंगी। कहने लगा कि कुछ नहीं होता, सब चलता है। करण हंस दिया, जबकि मैं बेहद बेचैनी महसूस कर रही थी। कुछ देर बाद मेरी ननद भी वहां आई और मुझे बिस्तर पर बिठा दिया, घूंघट गिरा दिया और दुल्हन बनी उस कमरे में बैठी थी। इंतजार था तो करण का। 1 महीने से करण ने जितनी भी रोमांटिक बातें की थी और जो कुछ मुझसे कहा था, मुझे सब याद आ रहा था। करण कमरे में आया और कदम बढ़ाता हुआ मेरे पास आने लगा। मेरी धड़कनें और तेज हो गई थी। मैं गहरी गहरी सांसें ले रही थी। करण आकर मेरे सामने बेड पर बैठ गया। उसने मेरा हाथ पकड़ा और अपने होठों से पर रख दिया। मेरे हाथ को चूमते हुए कहने लगा कि वो इन हाथों को अपने हाथों में लेने के लिए तरस गया था। तुम नहीं जानती मैं तुम्हारे लिए कितना तड़पा हूँ। तुम्हें देखने के बाद मैं तो तुम्हारा दीवाना हो गया था। मुझसे कभी दूर मत जाना, हमेशा मेरे पास रहना। मैं तुम्हारे साथ पूरी ज़िंदगी जीना चाहता हूँ। करण ने ये सब कहते हुए मेरा घूंघट उठा रहा था और मैं उसके प्यार भरे शब्दों को अपने दिल में उतारती मुस्कुरा रही थी। कितनी ही देर तक वो बिना पल के झपकाए मुझे देखता रहा। फिर अपना हाथ आगे बढ़ाकर मेरे गालों को सहलाने लगा। आगे बढ़कर उसने अपने होंठ मेरे माथे पर रख दिया और कहने लगा कि मैं खुशनसीब हूँ कि मुझे तो जैसी हसीन पत्नी मिली। उसके पास रखी एक मखमली डिबिया से खूबसूरत अंगूठी निकाली और मेरी उंगली में पहना दी। वो अंगूठी सच में बहुत खूबसूरत प्यारी थी। मैंने शर्मा कर करण की तरफ देखा। वो कहने लगा कि उठो, थक गई होगी ना तो ड्रेस चेंज कर लो, आराम से बैठ कर बातें करते हैं। मुझे भी यही ठीक लगा। मैंने जैसे ही बेड से उतर कर अपने गहने उतारने लगी तो करण ने मेरा हाथ पकड़ लिया। कहने लगा कि नहीं, मैं अपने हाथों से तुम्हें इस झंझट से आज़ाद करूँगा, तुम बस बैठ जाओ। मैंने कहा कि मैं खुद कर लूँगी, लेकिन करण ने मेरे होठों पर उंगली रख दी और कहने लगा कि अब तुम्हारी
ये ख़त्म, मैं मेरी पत्नी बन चुकी हूँ और वही होगा जो मैं कहूँगा। मैं तो बहुत चुप हो गई। उसने अपने हाथ भींच कर बैठ गई और करण मेरी ज्वेलरी उतारने लगा। जैसे जैसे उसकी उंगलियां मेरी गर्दन, मेरे गाल और मेरे गले पर चढ़ रही थी, वैसे पूरे वजूद में करंट सा दौड़ रहा था। धीरे धीरे करण की आंखों में खुमारी साफ झलक रही थी। करण खुद मेरे लिए एक सादा सा कपड़ा लेकर आया। कहने लगा कि ये चेंज कर लो। मैं उन कपड़ों को लेकर बाथरूम में जाने लगी तो उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। कहने लगा, कहाँ जा रही हो, यहीं बदल लो। वो शरारत से कह रहा था। मैंने मना कर दिया और कहा, नहीं मुझे शर्म आती है। लेकिन अगले ही पल करण आगे बढ़ा और उसने मेरे हाथ से कपड़ा लेकर सोफे पर फेंक दिया। मेरी कमर को जोर से खींचकर अपने साथ लगा लिया। मैं अभी इन सब के लिए तैयार नहीं थी। घर को छोड़ने का दुख मेरे अंदर अभी भी ताज़ा था। मुझे अपने माँ बाप की याद आ रही थी, क्योंकि इससे पहले मैं कभी उनसे दूर नहीं हुई थी। मैंने करण से धीमी आवाज़ में कहा कि मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। लेकिन करण कहने लगा, और कितना वक्त, आज हमारी सुहागरात है और मैं तुम्हें पा लेना चाहता हूँ। तुम सिर्फ और सिर्फ मेरे हो। उसके बाद करण ने अपनी हदें पार करनी शुरू कर दी। मैं विरोध करती ही रही और उस रात को सच में यादगार बनाना चाहती थी। लेकिन उसने अपने तरीके से, करण ने तो सिर्फ अपनी ही सुनी, मेरे बारे में पूछा ही नहीं। फ़ोन पर भी बस मेरे वजूद को पा लेने की ही बातचीत चल रही थी। और अब भी वो मुझे बिस्तर पर धकेल कर मेरे करीब आ गया। उसके वजूद की तपिश मैं अपने वजूद पर महसूस कर रही थी। उसकी गर्म सांसें मेरे चेहरे पर थीं। अब कर भी क्या सकती थी। मैं खामोशी से खुद को करण के हवाले कर दिया। सारी रात करण शिद्दतें मुझ पर लुटाता रहा। मेरा वजूद दर्द कर रहा था। मैं सारी रात सो नहीं सकी, जबकि करण मुझे अपनी बाहों में लिए गहरी नींद में सो रहा था। मैंने उसके बाजुओं के घेरे से निकल कर उठकर पानी पीना चाहा, लेकिन वह मुझे और ज़्यादा अपने करीब कर चुका था। उसके इस गहरे से निकलवाना मेरे लिए आसान नहीं था। और यूं वो रात गुजर गई। अगली सुबह मेरी आंखों में आंसू थे। मेरी सिसकियों की आवाज़ पर करण जागा। कहने लगा, क्या हुआ खुशी, क्यों रो रही हो, क्या बहुत दर्द हो रहा है? मैंने अपनी आंखों में आए आंसुओं को साफ किया और कहा कि नहीं, मुझे अपने मम्मी पापा की याद आ रही है। अगले ही पल करण हंस पड़ा। कहने लगा कि बस इतनी सी बात पर तुम रो रही हो? अरे 22 साल तुमने अपने माँ बाप के साथ ही तो गुजारे हैं। आज हमारी ज़िंदगी की पहली सुबह है और तुम रोए जा रही हो। चलो आज मैं तुम्हें तुम्हारे मम्मी डैडी के पास मिलवाने ले चलता हूँ। शादी के कुछ दिन तक तो दावतों का सिलसिला चलता रहा। सारा दिन सबके साथ उठने बैठने में वक्त गुजरता रहा और रातों को करण मुझे छोड़ता नहीं था। मैं मना करती तो कहता, अब और कितना सब्र करूं, तुम्हारे लिए तो खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाता। मौका मिलते ही वो मुझे पकड़ लेता और फिर रोमांटिक बातें शुरू कर देता। उसका हाथ मेरे वजूद पर घूमने लगता। शुरू शुरू में तो मैं ये सब कुछ बर्दाश्त करती रही, लेकिन धीरे धीरे मुझे चिढ़ सी होने लगी और वो चिढ़ इस कदर बढ़ गई कि मुझे करण का खुद को छूना भी बुरा लगने लगा। यही कोशिश करती कि करण के आने से पहले ही मैं सो जाऊँ। अक्सर मेरी रातें रोते हुए गुजरने लगी थी, क्योंकि मैंने जैसा लाइफ पार्टनर चाहा था वैसा नहीं था। उन्हें तो बस मेरे वजूद से मोहब्बत थी, बस मेरा शरीर चाहते थे, जो कि हर मर्द की चाहत होती है। शरीर किया वो तो पैसे देकर भी कुछ वक्त के लिए इंसान खरीद लेता है, जबकि मोहब्बत का जज्बा तो भी ऊपर होता है। मैं उस रोज लगभग 2 घंटे तक रोती रही। जब घड़ी पर वक्त देखा तो शाम के 5 बज रहे थे। करण के आने का वक्त होने वाला था। मैं किचन में घुस गई और काम करने लगी। करण ने आज मुझे खीर बनाने को कहा था। मैं अभी बना ही रही थी कि करण आ गया और आते ही मुझे पुकारने लगा। मैंने मुरझाए हुए अंदाज में कि मैं इधर किचन में हूँ। वो सीधे किचन में आया, अपनी टाई की नोट ढीली करके मुझे अपने गले से लगा लिया, मुझे चूमने लगा और कहने लगा कि मैंने तुम्हें बहुत याद किया, तुम्हें कितने कॉल की, लेकिन तुमने कॉल भी नहीं उठाई। मैंने तुम्हें ये कहना था कि आज तुम रेड कलर की मैक्सी पहनकर तैयार रहना, हम बाहर डिनर के लिए चलेंगे और फिर वापस आने के बाद एक बार फिर हम ये रात खूब इंजॉय करेंगे। मुझे करण की बातें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी। मैं इस कदर उलझनों का शिकार थी और करण ने इस कदर बदगुमान हो चुकी थी कि मैं करण को खुद से दूर झटक दिया। कहने लगी कि बस कीजिए करण, मैं इंसान हूँ, कोई मशीन नहीं, आपकी पत्नी हूँ, कोई पैसे से खरीदी हुई औरत नहीं जिसके साथ आप सिर्फ और सिर्फ जिस्मानी संबंध रखें, और मेरे कोई अपने जज्बात व एहसासात नहीं हैं। मैंने जब पहली बार आपको देखा तब मुझे लगा कि आप एक मैच्योर सोच रखने वाले इंसान होंगे, बल्कि वैसे ही जैसी मैं हूँ, लेकिन नहीं, आप तो बस जब देखो ऐसी ही बातें करते हो और मुझे अपने बिस्तर पर लाने के ही सोचते रहते हो। आखिर मैं कितना बर्दाश्त करूँ? क्या मेरे
आपने मुझे जानने की कोशिश ही नहीं की, क्योंकि मैं चाहती हूँ आपको बस मेरे जिस्म से मोहब्बत है, मुझसे नहीं। इतना कहकर मैं फूट फूट कर रोने लगी। करण खामोश हो चुका था। खामोशी से मुझे देखते रहा, फिर कहने लगा, ये तुम कैसी बातें कर रही हो खुशी? मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ, तुम मेरे लिए सबसे अनमोल हो। लेकिन मैं कहने लगी कि नहीं, आपको मुझसे मोहब्बत नहीं है, आपको सिर्फ मेरे वजूद से मोहब्बत है। अगर मैं बदसूरत होती तो क्या, तब भी आप मेरे साथ इतनी मोहब्बत करते? मेरे मुंह में जो आ रहा था मैं बोले जा रही थी और फिर अपने कमरे में आकर रोने लगी। कुछ देर बाद करण वहाँ आया, चुपचाप था, चलता हुआ का आकर मेरे पास बैठ गए। उसके चेहरे पर जो हमेशा मुस्कान और शरारत रहती थी, आज पहली बार मैं उसे संजीदा देख रही थी। कहने लगा, क्या तुम्हें मेरा छूना अच्छा नहीं लगता? मेरा रोमांस करना, तुम्हारे साथ वक्त गुजारना तुम्हें परेशान करता है तो ठीक है, मैं तुम्हारे साथ अब ऐसा करूँगा ही नहीं। अब तुम्हें शिकायत का मौका नहीं दूंगा। हम अच्छे पति पत्नी बनकर रहेंगे। करण मुझसे इस तरह की बातें कर रहा था और मैं चुपचाप सुन रही थी। वो कहने लगा कि चलो हम बाहर खाना खाने चलते हैं, कौन से कलर का ड्रेस पहनोगी? वो आगे बढ़कर मेरे आंसू साफ कर रहा था। उसने मेरा माथा चूमने की कोशिश नहीं की थी, जैसे ही वो अक्सर किया करता था। फिर कहने लगा, बताओ तुम किस कलर के कपड़े ज़्यादा पहनना पसंद करोगी? मैंने गहरी सांस छोड़कर कहा कि मुझे जामुनी रंग बहुत पसंद है। उसने जामुनी रंग का मेरे लिए फ्रॉक निकाला। कहने लगा, आओ चेंज करके आओ। मैं चेंज करके आई। करण बिल्कुल संजीदा था। इससे पहले जब हम बाहर जाते तो वो मुझे कहता है, इस कलर के लिपस्टिक लगाओ, इतना मेकअप करो, बालों को ऐसा स्टाइल करो, खुला छोड़ दो, ये जूड़ा बना लो, दुपट्टे को ऐसे रखो। लेकिन आज उसने कुछ भी नहीं कहा, बल्कि मेरा हाथ पकड़कर मुझे बाहर ले गया। हमने खाना खाया, समंदर के किनारे गए। वहाँ पर बैठकर कितनी देर मैं करण के साथ बातें करती रही। मैं जो चाहती थी कि करण ऐसा हो, कुछ घंटों में ही करण वैसा बन चुका था। उस रात जब सोने के लिए लेटी तो करण मेरे करीब नहीं आया, मेरी तरफ चेहरा करके कितनी ही देर तक मुझे देखता रहा। फिर कहने लगा, तुम्हें किताबें पढ़ना पसंद है? उसका ये सवाल करना था और मैं जैसे बोलना शुरू हो चुकी थी। वो मुझे सुनते सुनते सो चुका था और मैं भी सो गई। वक्त यूं ही गुजरने लगा। मैं खुश थी कि काश मैं पहले ही दिन करण को डांट देती, उसे समझा देती और वो पहले ही मुझे समझने लगता। लेकिन धीरे धीरे मुझे बजाय सुकून मिलने के बेचैनी होने लगी। पहले जो हर वक्त करण मेरे साथ लिपटा रहता, अब जब भी घर आता मेरे साथ चिपक कर बैठता, मुझसे अपने घेरे में लिए रखता, मुझे चूमता, मेरे माथे पर लब रखता और हर रात यादगार बनाने के चक्कर में होता। ये सब कुछ जैसे ख़त्म ही हो चुका था। करण को खुद से दूर करके कहा कि क्या आप मुझसे नाराज़ हैं? मैं आपकी पत्नी हूँ, आप मेरे करीब क्यों नहीं आते? जिस रोज़ मैंने ये कहा, करण उस रोज़ मेरे करीब आया। वो रात हमने गुजारी थी, लेकिन अगली सुबह फिर ऐसा का वैसा ही था। मैं तो यही सब चाहती थी कि मेरा पति मेरे वजूद से ज़्यादा मुझसे मोहब्बत करे, लेकिन अब उसका बदल जाना भी मुझे तकलीफ़ देने लगा था। मैं डिप्रेशन का शिकार होने लगी। मुझे ये लगने लगा कि कहीं करण का कोई और तो पसंद नहीं आ गई, उसकी ज़िंदगी में कोई लड़की तो नहीं आ गई। मैंने तो उसे रोमांस करने से मना किया था, तो क्या ये सब अब उसके साथ ही कर रहा है? ये सोच कर सच में मैं परेशान होने लगी। उसी रोज़ बड़ी बहन मुझसे मिलने आई, मुझे परेशान देखकर सबके सामने तो उसने कुछ नहीं पूछा, लेकिन अकेले में जाकर कहने लगी, क्या बात है, क्या करण तुम्हें खुश नहीं रखता? इस कदर उदास क्यों हो? मैं इस कदर बेचैन थी कि मुझे अपनी बहन जैसा ही एक सहारा चाहिए था। मैं अपनी बहन को बताने लगी कि करण को मैंने डांट कर मना कर दिया था और अब वो बिल्कुल वैसा ही हो गया है जैसा मैं चाहती थी, लेकिन मुझे तो लगता है उन्हें कोई और पसंद आ गई है। इतना कहकर मैं रोने लगी, जबकि मेरी बहन कहने लगी, ओ पगली, दिमाग ठीक है तुम्हारा? शादी से पहले जब तुम्हारा पति तुम्हारे साथ रोमांटिक होता था तो कहती थी, लगता है ये और लड़कों के भी साथ रिश्ता बनाए हुए है, तभी इतना शातिर है, और अब शादी के बाद तुम्हारी मर्जी के मुताबिक तुम्हारे ही कहने पर बदला है, तो फिर तुम उस पर शक कर रही हो? तुमने करण को वैसे मोहब्बत भी की है जैसी उसने की है या नहीं? करण एक अच्छा लड़का है, जाकर देखो उसे बाहर सबके साथ। मैंने बाहर जाकर देखा, करण सबके सामने नजरें झुका कर बैठा था। कोई बात करता तो उसका जवाब देता, वरना उसके चेहरे पर बिल्कुल संजीदगी थी। मेरी बहन कहने लगी, देखो अपने पति को, उसका हंसी मजाक, उसका रोमांस सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे साथ है। उसकी ज़िंदगी में कोई और दूसरी लड़की नहीं है जिसके साथ वो अपनी जिस्मानी रिश्तों का इजहार कर सके। तुम हो वो लड़की जिसके साथ वो रिश्ता निभाना है। फिर अगर तुम्हारे साथ भी वो गैरों जैसा बर्ताव रखेगा तो ज़िंदगी कैसे चलेगी? अपने पति को
समझने की कोशिश करो। जानती हूँ कि तुम्हारे और उसके आदत में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, लेकिन थोड़ा वक्त लगता है, सब ठीक हो जाता है। तुम उसे समझो, वो तुम्हें समझेगा। लेकिन अगर ऐसे ही एक दूसरे से हट कर रहोगे तो क्या खाक ज़िंदगी जी पाओगे? बेहतर है अपनी गलती पर माफ़ी मांगो और अपने पति के साथ अपना बर्ताव ठीक रखो। मर्द अगर एक बार भटक गया तो उसे वो सब कुछ नहीं, कहीं और भी मिल जाएगा जो तुम नहीं दे पा रही हो खुशी। फिर तुम हाथ मलती रह जाओगी। मेरी बहन मुझे समझाकर कहने लगी, तुम्हारे जीजा जी ने आज तक मुझे वो खुशी नहीं दी जो मैं चाहती थी। इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं होता कि इंसान डिप्रेशन का शिकार होकर खुद को मरीज बना ले। मेरी बहन मुझे समझाकर वहाँ से जा चुकी थी, लेकिन मैं कितनी देर तक अपने पति को देखती रही, उसका बोलना, उसका बात करना और फिर मेरे साथ बंद कमरे में उसका बर्ताव, ये सब सोच कर तो जैसे मैं खुद को खुशकिस्मत समझने लगी थी। जब सब मेहमान चले गए तो मैं अपने पति से कहने लगी कि मुझे पिज्ज़ा खाना है। कहने के कि अच्छा मैं अभी ऑर्डर कर देता हूँ, लेकिन मैं कहने लगी कि नहीं, आप खुद जाकर लेकर आइए। भले ही थके हुए थे फिर भी कहने लगे ठीक है मैं लेकर आता हूँ। जैसे ही वो घर से गए तो मैंने कमरे में जाकर कमरे को सजाना शुरू कर दिया, बिल्कुल वैसे ही जैसे मेरी खातिर अक्सर करण सजाया करते थे। कमरे को सजाने के बाद मैंने रेड कलर की वही मैक्सी पहनी जो करण को बहुत पसंद थी। वो मैक्सी पहनने के बाद मैं ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी हो गई। जब करण कमरे में आए अचानक मुझे इस कमरे में देखा तो वह देखकर हैरान रह गए। कहने लगे कि ये सब क्या है? मैंने करण से माफ़ी मांगी और कहा मुझे माफ़ कर दो, बस मैं अपने दिमाग में चल रही जंग की वजह से हम के साथ अच्छा रिश्ता ख़राब कर रही थी। आप जैसे पहले थे प्लीज़ वैसे ही हो जाइए, आप मुझे वैसे ही अच्छे लगते हैं। मेरा इतना कहने पर करण में तो जैसे जान लौट है। उसके चेहरे पर फैली मुस्कान को देखकर मैं भी हंस दी। वो रात हमारी ज़िंदगी की नई शुरुआत थी। धीरे धीरे हमने एक दूसरे को समझा और मोह और मोहब्बत और बढ़ती चली गई। आज हालत ये है कि मैं एक पल भी करण के बिना नहीं रह सकती। सारा दिन चाहे जैसा भी गुजरेगा, मगर रात होते ही मुझे करण की बाहों में ही सुकून मिलता है। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। अपनी कहानी अच्छी लगी हो तो अब एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।